इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और शुरू हो चुका है इलेक्शन का सबसे बड़ा शो। अब की बार किसकी सरकार? नजर उत्तर प्रदेश और पंजाब की उन बड़ी खबरों पर जिसका असर होगा 2022 के दंगल पर। तो बिना देर किए सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की 3 बड़ी खबरें कौन सी है जिसका असर विधानसभा चुनावों पर होने वाला है। आज की पहली और बड़ी खबर, क्या आपने कभी प्रधानमंत्री को खुद सर्वे करते हुए देखा है या सुना है? अपनी ही राज्य सरकारों का सर्वे करते हुए कभी जाना है? ये काम कर रहे हैं खुद प्रधानमंत्री मोदी। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी नमो ऐप के जरिए खुद सर्वे कर रहे हैं। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों और एमपी से लेकर एमएलए तक के रिपोर्ट कार्ड को जनता से खुद डायरेक्टली ले रहे हैं, वोटर्स का मन टटोल रहे हैं। तो क्या क्या वो मुद्दे रहेंगे जिनको नमो ऐप पे सवालों के जरिए डाला गया है और किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर से लेकर जो अभी तक प्रधानमंत्री के केंद्र में लिए गए फैसले हैं उनका योगदान रहेगा। तो जनता के बटन दबाने तक की हर राय जो है प्रधानमंत्री खुद ले रहे हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर पर एक नजर डालें। आज की दूसरी बड़ी खबर है आरक्षण। उत्तर प्रदेश की चुनावी गहमा गहमी के बीच संघ का एक ऐसा बयान जिसने आरक्षण के मुद्दे को एक बार फिर हवा दी। आरएसएस में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि संघ आरक्षण का पुरजोर समर्थक है और जब तक पिछड़ा समाज चाहे तब तक उसे रिजर्वेशन मिलते रहना चाहिए। लेकिन होसबोले के इस बयान का चुनावी कनेक्शन क्या है वो भी हम आपको समझाएंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन आज की तीसरी खबर आपको बता दें, कैप्टन और सिद्धू में ऑल इज नॉट वेल। और हम ये क्यों कह रहे हैं ऑल इज नॉट वेल? सोनिया गांधी से कैप्टन अमरिंदर की 1 सवा 1 घंटे तक जो मुलाकात चली उसमें कैप्टन ने अपना रिपोर्ट कार्ड तो रखा ही, लेकिन सिद्धू की ताजपोशी के बाद भी जिस तरीके के बयान कैप्टन सरकार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि पंजाब कांग्रेस में स्टिल देयर इज नथिंग वेल। तो ये इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सर्वे, हम इसकी बात करेंगे। तो चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सर्वे करा रहे हैं और यह सर्वे नमो ऐप के जरिए किया जा रहा है और खुद प्रधानमंत्री मोदी सवाल पूछ रहे हैं। सर्वे में चुनाव के मुद्दों पर मोदी का सीधा और डायरेक्ट सवाल है। सर्वे में केंद्र और राज्य सरकार की कामकाज की रेटिंग मांगी गई है। विधायकों के प्रदर्शन के आधार पर जनता का मूड भांपा जा रहा है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सर्वे करा रहे हैं। दरअसल परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड वाकई में जनता से ही पूछा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री खुद जनता से फीडबैक क्यों ले रहे हैं? तो इसका भी जवाब दीजिए। मोदी के सोचने का तरीका औरों से बिल्कुल अलग है और एक नया एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं। लोगों से जवाब से ये पता चलेगा कि जनता का मूड असल में है क्या। उसके हिसाब से यूपी, उत्तराखंड, पंजाब जैसे राज्यों के लिए चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। तो इसका सीधा सीधा तरीका जनता से ही डायरेक्ट उनकी राय लेना है। प्रधानमंत्री मोदी समय के साथ चलते हैं, इसलिए उन्होंने जनता का मूड समझने के लिए नमो ऐप पर सवालों की पूरी लिस्ट पोस्ट की है। ऑप्शन देखकर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि सर्वे इलेक्शन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब पहला देखिए, अगले विधानसभा चुनाव में वोटिंग के वक्त कौन से मुद्दे अहम होंगे? सरकार की कोरोना हैंडलिंग, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आप देखिए और कौन कौन से सवाल हैं। रोजगार, स्वच्छता, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों का हित। जब आप किसानों का हित कहते हैं तो आपके दिमाग में किसान का आंदोलन भी आ जाएगा और अभी तक किसानों के लिए जो भी किस्त केंद्र सरकार की ओर से दी गई है, किसान सम्मान निधि, ये भी आपको जहन में रखना होगा। आर्टिकल 370 यानी कश्मीर में जो दशा और दिशा बदली है केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से। अब आप देखिए बिजली, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हर गांव देहात, हर शहर का मसला है। राम मंदिर का निर्माण, इसका अर्थ समझिए उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ट्रिपल तलाक की बात कर ली जाए तो इससे आपको हर जनता, हर वर्ग, हर व्यक्ति तक पहुंचने का और उसकी राय को सीधा जानने का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ जनता के मन में चल रहे मुद्दों की जानकारी हासिल कर रहे हैं, बल्कि कई सारे और फैक्टर्स पर भी वो नजर बनाए हुए हैं, ये पता कर रहे हैं। अब आप ये देखिए नमो ऐप के सर्वे में और क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। वोटिंग के दौरान सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? प्रधानमंत्री की
लीडरशिप होगी, स्टेट और लेवल के मुद्दे होंगे या फिर लोकल मुद्दे होंगे। अक्सर ये कहा जाता है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आ जाता है फिर बाकी सारे चेहरे धुंधले पड़ जाते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि राज्य का चेहरा या प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप, उनके नाम पर वोट पड़ेंगे। क्या स्टेट लेवल के मुद्दे जो है उस पर जनता वोट करने वाली है, लोकल लेवल के मुद्दे उनके जहन में होंगे या फिर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जनता वोट करेगी। तो ये तो तय है कि बीजेपी का चेहरा योगी आदित्यनाथ है, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी किस पर दांव लगाएगी यह भी तय नहीं है। प्रधानमंत्री ये जानना चाहते हैं कि जब वो चुनावी रैली करने के लिए जाएंगे, लोगों से संवाद करेंगे, अपनी सरकार के कामकाज गिनाएंगे, तो क्या लोग उनके लीडरशिप को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे? क्या उनके नेतृत्व पे लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे? और अगर ऐसा है तो इसमें कितना बड़ा रोल उनकी लीडरशिप पे प्ले करेगी? ये तमाम बातें साफ हो जाएंगी। 2022 में सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का है, जहां जाति पर वोट पड़ते हैं। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। कुछ लोग धर्म के आधार पर भी वोट करते हैं और इसी को लेकर प्रधानमंत्री के मन में एक और सवाल था। उम्मीदवार को वोट देते वक्त बड़ी चीज वोटर क्या सोचता है? क्या वो उम्मीदवार की जाति को अपने जहन में रखता है? दूसरा मुद्दा, क्या उम्मीदवार का धर्म उसके जहन में होता है या उम्मीदवार का डेवलपमेंट रिकॉर्ड उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल जो इस नमो ऐप में डाला गया है कि डेवलपमेंटल आधार यानी विकास आधार है, ये बुनियादी मुद्दा है या फिर धर्म और जाति मुद्दा है? प्रधानमंत्री मोदी ने एक नहीं कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ के काम पर मुहर लगाई है, लेकिन उत्तराखंड में जहां तीन बार सीएम बदले गए हैं, वहां की जनता राज्य सरकार के बारे में क्या सोचती है, इसकी रेटिंग भी मांगी गई है। अब आप देखिए, बहुत खराब, अच्छा, बहुत अच्छा, उच्च स्तर का। तो ये पैमाना जो है वो दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं। नमो ऐप पर ये तमाम सवाल आपको मिल भी जाएंगे। अगर आप अपनी राय रखना चाहते हैं और प्रधानमंत्री तक अपनी राय पहुंचाना चाहते हैं तो ये सीधा तरीका है, वहां से आप अपनी राय को पहुंचा सकते हैं कि आप सरकार के कामकाज से खुश हैं या नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री तक डायरेक्ट फीडबैक पहुंच रहा है। अगला सवाल भी अब हम आपके सामने रखते हैं। राज्य सरकार के कामकाज को लेकर रेटिंग तो बता दी, और चुनाव सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि विकास और जनता की जरूरतों के आधार पर लड़ा जाता है। और यही वजह है कि पीएम ने अपने सर्वे में सड़क, बिजली, पीने का पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, गरीबों तक राशन पहुंचाना, साफ सफाई और महंगाई पर भी लोगों से कमेंट मांगे हैं। मोदी का सवाल यह है कि इन पैमानों पर राज्य सरकार के परफॉर्मेंस को जनता कैसे आंकती है, इसका आकलन कैसे करती है? राज्य सरकार का प्रदर्शन काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि विधायक कितने एक्टिव हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने नमो ऐप के सर्वे में विधायकों पर भी सवाल पूछा। सवाल है कि क्या एमएलए की तरफ से की गई किसी पहल के बारे में उन्हें जानकारी है? क्या आप अपने इलाके के एमएलए तक आसानी से पहुंच बना सकते हैं? क्या अप्रोचेबल है विधायक? क्या आप अपने एमएलए के काम से संतुष्ट हैं या क्या आप एमएलए अपने क्षेत्र में वो एमएलए, उस पार्टी का एमएलए लोकप्रिय है या नहीं? नमो ऐप के सर्वे में आगे क्या सवाल पूछा गया वो भी आपके सामने रखते हैं कि क्या अपने विधायक को दोबारा जीतते हुए वो देखना चाहते हैं। अब आप देखिए, जब टिकटों का बंटवारा होगा तो इस राय को कितना महत्वपूर्ण रखा जाएगा कि जहां से जो विधायक जीत कर आया है कि क्या वो अपने इलाके में अभी भी लोकप्रिय है। 2022 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता का ताना बाना भी बुना जा रहा है। ऐसे में पीएम मोदी सर्वे में ये भी जानना चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ विरोधी दलों की यूनिटी, उनकी एकजुटता 5 राज्यों में कैसी दिखाई देती है। तो विधानसभा क्षेत्रों पर क्या इस ऑपोजिशन यूनिटी का कोई असर दिखाई देगा? किसान और पेगासस मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के साथ कई विपक्षी पार्टियां एक साथ एक मंच पर हैं। यही वजह है कि मोदी ये जानना चाहते हैं कि यूपी के इलेक्शन में इसका कैसा असर पड़ेगा। यूपी विधानसभा चुनाव को बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट समझा जा रहा है, इसलिए सर्वे में पूछा गया कि नेशनल लेवल पर विपक्षी एकता का विधानसभा के चुनाव पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। एक और मुद्दा जिस पर सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, सरकार को घेरने की रणनीति बन रही है, वो है कोरोना वैक्सीन। सर्वे में इसका भी स्टेटस मांगा गया है। आप अपने स्टेट में वैक्सीनेशन कवरेज को लेकर क्या राय रखते हैं? वैक्सीनेशन ड्राइव से आप कितने संतुष्ट हैं? और इसके लिए अलग अलग ऑप्शंस भी दिए गए, वेरी डिससेटिस्फाइड यानी बहुत बुरी तरह से जो असंतुष्ट है वो, या फिर वेरी सेटिस्फाइड तक।
यानी खराब से खराब और अच्छे से अच्छा हर ऑप्शन आपके सामने है। नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि वैक्सीन का इश्यू तो उठाया ही जाएगा, इसलिए उन्होंने सीधा लोगों से ही पूछ लिया कि वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर वो क्या सोचते हैं और इसमें क्या किया जा सकता है। तो आइए, ये तो नमो ऐप पर प्रधानमंत्री के इस न्यू एक्सपेरिमेंट की बात हो गई, लेकिन अगली खबर आरक्षण से जुड़ी हुई है, जिसे लेकर आरएसएस ने एक बड़ा बयान दिया है। संघ में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान दिया और इसे ऐतिहासिक आवश्यकता बताई है। जी हां, दत्तात्रेय होसबोले ने आरक्षण के मुद्दे पर, पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर यह बड़ा बयान दिया और आरएसएस को इसका प्रबल समर्थक बताया है। जी हां, आरक्षण का प्रबल समर्थक है संघ। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक समाज का खास तबका असमानता का अनुभव करता है, तब तक आरक्षण जारी रखना चाहिए। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान पर बवाल मचा था। भागवत ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। इस बयान से बीजेपी को बिहार चुनावों में एक झटका भी लगा, आशातीत सफलता नहीं मिली और तब से लेकर अब तक संघ ने आरक्षण के मुद्दे पर कई बार सफाई दे दी है। और अब आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने साफ किया कि संघ आरक्षण का कट्टर समर्थक है। I have been a strong supporter of reservation. I and my organization have been strong supporters of reservation for decades. In 1980, when there were anti-reservation movements on some campuses, we passed a resolution. Not only that, we organized an All India seminar in Patna about reservation. And time and again, we declared that reservation, this is historic necessity for our country for many more decades, as long as there is inequality being experienced by particular section or segment of the society, and it is their right to deny the reservation. It is not that somebody is giving them as a grace, but it is their right to say, and it is their right to declare, deny at any point of time in future. तो यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की नई टीम का भी ऐलान हो गया है। नई टीम में पिछड़ों को मिली तरजीह में, अब आपको बता दें, 26 में से 11 सदस्य मुस्लिम की पिछड़ी जाति से हैं। बीजेपी के एसटी मोर्चा के 25 सदस्यीय टीम का भी अब ऐलान कर दिया गया है। 26 में से 11 सदस्य मुस्लिमों की पिछड़ी जातियों से आते हैं। बीजेपी के एसटी मोर्चा के 25 सदस्यीय टीम का भी ऐलान कर दिया गया है। ये पूरी लिस्ट हम इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। कार्यकारिणी में क्रिश्चियन और 2 सिखों को भी जगह दी गई है। पिछली कार्यकारिणी में पिछड़ी जाति से केवल 4 सदस्य थे और इस बार पिछड़ों को टीम में तरजीह देने पर पार्टी की तरफ से बयान भी आया, जिसमें कहा गया कि पार्टी की मंशा है कि सरकार की सभी योजनाओं का फायदा अंतिम पायदान तक पहुंचे, इसलिए ही पिछड़ों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही आज बीजेपी एसटी मोर्चा के 25 सदस्यों की टीम का भी ऐलान कर दिया गया। और अब इलेक्शन शो में बात करेंगे अगले राज्य, चुनावी राज्य पंजाब की, जहां पर कहा यह जा रहा है कि कैप्टन और सिद्धू में मतभेद अभी भी बने हुए हैं, सुलह नहीं हुई है। सोनिया गांधी ने कैप्टन और सिद्धू को अपनी अपनी सीमा में रहने की हिदायत दे दी है। जी हां, पंजाब में सरकार और संगठन साथ चले, ये कहना है सोनिया गांधी का। सरकार के खिलाफ सिद्धू के बयान से कैप्टन अमरिंदर नाराज हैं। पंजाब में कैप्टन और सिद्धू के बीच अनबन अभी भी कायम है। पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जब कैप्टन अमरिंदर दिल्ली पहुंचे, सोनिया गांधी से करीब घंटा सवा घंटा की ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सरकार के रिपोर्ट कार्ड से लेकर सिद्धू के बयान भी शामिल थे। हरीश रावत का क्या कहना है, पहले हम आपको वो सुनाते हैं और फिर विवादों की वजह भी आपको बताएंगे। और सिद्धू लगातार अभी भी निशाना साध रहे हैं। ये भी उन्होंने कुछ संगठनात्मक बातें कही और मैं समझता हूं उन्होंने, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने एडवाइस किया है कि गवर्नमेंट और संगठन दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा और दोनों को अपनी अपनी सीमाओं के अंदर
काम करते हुए एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते और उस मामले में उन्होंने मुझसे भी कहा कि भाई ये तुम्हारी ड्यूटी है कि दोनों अपनी अपनी सीमाओं के अंदर रहते हुए एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें। कैबिनेट रिशफल की ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने कुछ जो वर्किंग डिफिकल्टीज आ रही हैं और कहीं जो बैलेंस की कमी है, जैसे वाल्मीकि नहीं है गवर्नमेंट में, वो बातें कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताई। कांग्रेस प्रेसिडेंट उस विषय में कुछ भी जल्दी है। तो हरीश रावत इससे ज्यादा और क्या कहते हैं? जब तक सरकार और संगठन के बीच में सहयोग नहीं होगा तो इसका खामियाजा तो खुद पूरी पार्टी को और सरकार को उठाना पड़ेगा। लेकिन ये विवाद का विषय आपको बताएं उससे पहले पंजाब सरकार का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखते हैं। बिजली समझौता रद्द करने पर काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा अगर बात की जाए गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी पर, इस पर भी सरकार एक्शन ले रही है। ड्रग्स जो पंजाब का एक बहुत बड़ा इशू है, ड्रग्स नेटवर्क पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। तस्करी पर भी अंकुश लगाने के लिए पंजाब सरकार काम कर रही है। इधर अब हम आपको विवाद का विषय बताते हैं कि क्यों ये कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर के लिए सिरदर्द बन गए हैं। कांग्रेस में रहकर वो विपक्ष का काम कर रहे हैं, उसकी तस्दीक करता है एक ट्वीट। ये ट्वीट हम आपके सामने रख रहे हैं। पनिशिंग कल्प्रिट्स बिहाइंड ड्रग्स ट्रेड इज कांग्रेस's प्रायोरिटी अंडर 18-point एजेंडा। व्हाट इज द एक्शन टेकन ऑन मजीठिया? अब आप ये देखिए, सिद्धू ने खुलेआम ट्विटर पर कैप्टन सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सिद्धू ने अमरिंदर से सीधा सवाल पूछा, ड्रग्स रैकेट केस में मजीठिया के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? तो सवाल ये पूछा गया। इसके अलावा देखिए और क्या बातें इस ट्वीट में लिखी गई हैं, वो भी हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि अगर संगठन को सरकार से कोई आपत्ति है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पर विवादों को खड़ा किया जा सकता है और उसका निराकरण भी हो सकता है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से ट्विटर को माध्यम बनाया। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।